यस। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों, स्वागत है आपका 12th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस के क्विक रिकैप थ्रू चार्ट्स के सेशन में। दोस्तों, हमने रेगुलर जब हम सीखे थे साल भर, तो हर चीज डिटेल में देखी। उसके बाद मैराथन बैच है जिसमें हमने पीपीटी फॉर्म में हर चैप्टर कवर किया, जो ऑब्वियसली 25% रिड्यूस सिलेबस के साथ था। रेगुलर बैच में 100% सीखा, फिर 25% रिड्यूस सिलेबस के साथ मैराथन बैच में देखा, और उसके बाद उससे भी शॉर्ट में चार्ट फॉर्म में हम सीख रहे हैं, और सीखते सीखते चार्ट भी ड्रॉ कर रहे हैं। दोस्तों, आई रिकमेंड यू, अगर आप ये सेशन देख रहे हो तो आप भी सामने पेन पेंसिल लेकर बैठे हो, पेन पेपर, और आप भी मेरे साथ चार्ट ड्रॉ कर रहे हो। यही चार्ट आप रिवीजन के लिए, मतलब एक, मैं तो बोलता हूँ कि अगर 30-40 पेजेस एक नोटबुक बना लो, या फिर बहुत सारे नोटबुक है ऑलरेडी आपके पास, फिर 12th के एंड में हो तो एक हाफ नोटबुक भी बची होगी ना, तो उसका पार्ट सिर्फ चार्ट के लिए बना, और ओसी के लिए 10 पेजेस, अकाउंट्स के लिए, इको के लिए 10 पेजेस, 12 पेजेस, वॉट एवर। तो ऐसे 15-15 पेजेस पकड़ लो वीकली, तो भी 50 पेजेस में तीनों थ्योरी सब्जेक्ट जो है, अकाउंट, इको, अकाउंट नहीं सॉरी, इको, ओसी, एसपी, ठीक है, ये तीनों थ्योरी सब्जेक्ट आपके वहां पे चार्ट्स में कवर हो जाएंगे। और चार्ट्स में कवर होने का बेनिफिट क्या रहेगा दोस्तों? आपको एग्जाम के पहले दिन रियलाइज होगा, और आप मुझे कॉल करके बताओगे सर एग्जाम के पहले दिन हम पूरा का पूरा स्टडी रिवाइज करके गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ चार्ट्स, और उसके वजह से हमें 90+ स्कोर आया। मार्क माय वर्ड्स, ये 90+ स्कोर जब आएगा तो आप मुझे, मतलब क्रेडिट दोगे या नहीं दोगे पता नहीं, कॉल करोगे या नहीं, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेफिनेटली उसका क्रेडिट वो चार्ट्स को रहेगा। ठीक है, जो हम चार्ट ड्रॉ करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखो दोस्तों, स्टडी करते टाइम हम जब ईयर के स्टार्टिंग में सीख रहे थे तो विजन अलग था, हमें नॉलेज चाहिए, सब कुछ सीखना है, सब कुछ जरूरी है। लेकिन अभी के टाइम पे कंक्लूजन ये है कि भाई हमने जो भी पढ़ लिया, अभी हमें एग्जाम में स्कोर 90+ करना है। और 90+ स्कोर करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, तो उसमें से एक स्टेप है क्विक रिकैप वाला चार्ट ड्रॉ करना। ठीक है, सो ये चार्ट बहुत जरूरी है। सो करते हैं स्टार्ट दोस्तों, आपको मेरे साथ। सो सीरीज नंबर 3 जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस, इको चैप्टर 3A डिमांड एनालिसिस। ओके, अब इसमें सबसे पहले दिया इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन कुछ काम का एज सच नहीं होता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ डिमांड। हाँ, पहले मीनिंग समझ लेते हैं, यहां से काम की बात शुरू हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग। ओके, तो चार्ट में हमने ले लिया फर्स्ट पॉइंट जो था, हमें जो सीखना है वो है मीनिंग, डिमांड एनालिसिस का मीनिंग। तो डिमांड का मीनिंग समझते हैं, एनालिसिस तो बाद में लिखेंगे। बेसिकली डिमांड मीन्स, डायरेक्ट मुद्दे पे जाते हैं। डिमांड मीन्स डिजायर, डिमांड मीन्स डिजायर which is backed by willingness to purchase and ability to pay. Okay, I'm repeating this. Demand means a desire which is backed by willingness and ability to pay. तो मैं आपको डिटेल में पोस्टमार्टम बताता हूँ डिमांड का। देखो, अगर आपको एक्सपांड करके देना है आंसर एग्जाम में, डिमांड पे ज्यादा कुछ पूछ लिया, 2-3 मार्क के लिए पूछा है, तो आपको एक्सप्लेन कुछ करना है, याद नहीं आ रहा है, तो यही आप ज्यादा प्रोनाउन कर सकते हो। सबसे पहले डिजायर, डिजायर मीन्स वी कैन से सिंपल विश। आई वॉन्ट, अभी भाई अगर मुझे कोई पूछे, चीनी सामने आ जाए, प्रकट हो जाए, हुकुम मेरे आका, आपको क्या चाहिए, तो अपने पास बहुत बड़ी लिस्ट है। मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, भाई एकदम एप्पल मैकबुक चाहिए, सेटअप, सेटअप तो चलो छोटी चीज हो गई, और हेलीकॉप्टर भी चाहिए घूमने के लिए, प्लेन भी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी लिस्ट दे रहे हो भाई। सो ये क्या हो गया? डिजायर, जो कभी खत्म नहीं होती। विलिंगनेस टू परचेस, अरे मेरे पास बहुत पैसा है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन मुझे खरीदने की इच्छा ही नहीं है। आई डोंट वांट एनीथिंग। बहुत सारे लोग होते हैं भाई पैसा बहुत है, लेकिन हम बोलते हैं ना जिनको कंजूस, अलग खर्च ही नहीं करते, तो मे बी उनकी विलिंगनेस नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? विलिंगनेस, पैसा है लेकिन विलिंगनेस नहीं खर्च करने। ओके, एंड थर्ड इज एबिलिटी। अब देखो, फकीर से पूछो क्या चाहिए तो भी बोलेगा मुझे महल चाहिए, लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं है पे करने के लिए।
तो जब तीनों चीजें मैच हो जाती है कि डिजायर भी है, विलिंगनेस भी है और एबिलिटी भी है, तब जाके हम उसे बोल सकते हैं डिमांड। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ डिमांड। मीनिंग के बाद आगे दिया है डेफिनेशन। ओके, सो डेफिनेशन क्या है देखो, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस। डिमांड कोई भी चीज के लिए जो डिमांड डिमांड होती है एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। भाई ये जो बेनहम ने डेफिनेशन दी हुई है क्या है, डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस, किसी भी चीज के लिए जो डिमांड होती है इज द अमाउंट ऑफ इट, जो अमाउंट विच विल बी बॉट पर यूनिट, जितना क्वांटिटी हम लेने के लिए तैयार है at point of unit of time at that price, एक स्पेसिफिक प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी लेने के लिए तैयार है, दैट इज डिमांड। ठीक है, अगर आप मुझे बोलो मैगी 5 रुपए में नहीं 10 रुपए में, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 4 खरीदने हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं डिमांड, कि उस प्राइस पे हम कितने लेने के लिए रेडी है। ठीक है, सो फीचर्स वगैरह बाद में कवर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। डिमांड शेड्यूल। ये डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड शेड्यूल एंड कर्व, दो चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं। डिमांड के शेड्यूल और कर्व होते हैं। अब देखते हैं डिमांड शेड्यूल क्या है। जो जैसे ही नाम आ जाए शेड्यूल, याद रखना दो वर्ड आने चाहिए। कौन से दो वर्ड, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। ओके, और अगर नाम आ जाए कर्व, कर्व 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 कहीं पे दिखाता हूं मैं आपको, हाँ, अगर नाम आ जाए कर्व तो वहां पे भी दो वर्ड आने चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कंफर्म, कंफर्म एकदम दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, सो टू स्टार्ट विद डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। डिमांड शेड्यूल है टेबल, टेबल मतलब टेबल में दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी कितनी डिमांड रहेगी, ये दिखाने वाला है टेबल बना दिया। ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ओके, सो डिमांड शेड्यूल जब नाम आएगा तो याद रखना है, डिमांड शेड्यूल है तो इसमें दो पार्ट बन जाएंगे, एक तो शेड्यूल और दूसरा कर्व। अब ये जो शेड्यूल है इसमें मैंने याद दो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए यहाँ पे, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। इधर कह रहे हैं, हाँ, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। और जो कर्व है वहां पे लिख दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ सो डिमांड शेड्यूल और कर्व। शेड्यूल में दो टाइप, टैबुलर शेड्यूल मतलब टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का, ऑफ कोर्स दो चीजों का, दो चीजों का रिलेशनशिप इसमें दिखाया जाता है, प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट अब उसमें टाइप है डिमांड शेड्यूल में। फर्स्ट है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, उसमें है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब ये क्या है भाई, अरे एक कंज्यूमर को पकड़ा है, एक कंज्यूमर को पकड़ा है, सो इट इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि नाम में शेड्यूल है तो शेड्यूल आया तो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या दिखा रहा है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू बाय। इंडिविजुअल कंज्यूमर कौन सी कितनी क्वांटिटी लेने के लिए तैयार है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, ओके, एट वेरियस प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो गिवन पीरियड ऑफ टाइम जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे कितनी क्वांटिटी लेने के लिए तैयार है इंडिविजुअल कस्टमर, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, और अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कैसा होता है, तो देख सकते हो आप शेड्यूल कैसा है। सिंपल टेबल ड्रॉ कर दिया जिसमें दो चीजें दे दी, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और प्राइसेस देखो, मतलब आपके हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे प्राइसेस अगर कम हो रही है 10, 8, 6, 5, 4, 3 जो भी 4, 2, 0, 1, भाई प्राइस जीरो तो नहीं हो सकती ना, जीरो नहीं हो सकती। देख लो यहाँ पे 2 है मिनिमम प्राइस, ठीक है, प्राइस जीरो भी नहीं हो सकती, निगेटिव भी नहीं हो सकती। नाउ द पॉइंट इज, प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है वी कैन सी यहाँ पे डिमांड बढ़ते जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5।
ये रिलेशन मेंटेन रखना। आप फिगर कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल आप उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हो, उल्टा इन द सेंस कि ऐसा प्राइस बढ़ती गई और डिमांड कम हुआ, ठीक है। बट ऑफ कोर्स मेक श्योर कि ऑपोजिट रिलेशन होना चाहिए प्राइस में, और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो मेंटेन रखो। और फिगर्स कोई भी ले सकते हो। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अरे कर्व पे आ गए ना अभी। कर्व में फर्स्ट टाइप है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अभी अभी मैंने आपको बताया था कर्व आया मतलब कौन सा वर्ड आएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या दिखा रहा होगा, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, सॉरी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं ना आपको, जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने अभी बनाया था उसका ही ग्राफ बना दिया, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखो, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो भाई ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, इसका एक यहाँ पे ग्राफ बना लिया, और जैसे ही ग्राफ बना लिया तो ये बन गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट, ये देखो आप कर्व देख सकते हो। कर्व में ऑफ कोर्स आपने जो टेबल में वैल्यू ली है, अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और कर्व अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, तो जो वैल्यूज अपने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में लिए, जो फिगर्स लिए, एग्जैक्टली वही फिगर्स कर्व में भी आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डिमांड का जो कर्व है हमेशा डाउनवर्ड होता है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल के लिए दिया इंडिविजुअल कस्टमर। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, शेड्यूल में दूसरा आ गया इंडिविजुअल के बाद है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, देखो मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब ऑफ कोर्स मार्केट की डिमांड की बात हो रही है, मतलब एक कस्टमर नहीं, मार्केट के सब कस्टमर कंसीडर करने होंगे। एग्जैक्टली, देखो इसका मीनिंग क्या है। सो बेसिकली मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि नाम में शेड्यूल आया है, शोइंग क्या दिखा रहा है, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी which all consumers which all consumers are prepared to buy, जो all consumers ले रहे हैं at of course different different prices over a given period of time। so given period of time पे different different price पे all consumers कितनी quantity buy कर रहे हैं, that is market demand schedule। ओके, और मार्केट डिमांड शेड्यूल ऑफ कोर्स उसका टेबल भी दिया हुआ है। देखो अब इसमें टेबल में फर्क क्या है, टेबल में फर्क ये है कि वहां पे एक कंज्यूमर था, यहाँ पे कंज्यूमर ए बी सी, तीन कंज्यूमर है और इसका टोटल लिया हुआ है। तो ये तीन इंडिविजुअल कर्व, मतलब बोल सकते हैं कि हम ये जो तीन है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, ये तीनों क्या है, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, और ये तीनों मिला के ये जो टोटल बन गए ना, टोटल डिमांड, जिसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो ये जो कॉलम है मार्केट डिमांड वाला, इट शोज मार्केट डिमांड शेड्यूल, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे ओवरऑल मार्केट में कितनी डिमांड है, ये इसमें से समझता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, इसमें क्या रहेगा, अगर आप पहले मिनट से मेरे साथ प्रॉपरली अटैच हो लेक्चर में, तो डेफिनेटली आपको इसका मीनिंग समझ चुका है। मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका ग्राफ बना लिया, तो डेफिनेटली वी कैन कॉल इट एज मार्केट डिमांड कर्व। सो मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। हाँ भाई, हॉरिजॉन्टल समेशन वगैरह जो भी है, अगेन ऑफ कोर्स डाउनवर्ड स्लोपिंग ही कर्व रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट का या इंडिविजुअल का शेप अलग हो जाएगा, सेम सेम। लेकिन याद रखो फिगर्स कौन सी लेनी है, जो शेड्यूल में ली है, ठीक है। सो ये भी डाउनलोड होता है लेफ्ट से लेकर राइट तक। जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, मार्केट डिमांड शेड्यूल का, तो ये मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा, ठीक है। आगे दिया है रीजन जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल। 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जिसमें ये जो रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये आपके सिलेबस से 25% सिलेबस रिडक्शन में कट हो चुका है, तो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नो नीड टू रीड इट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके, तो इसमें रीजंस थे कुछ,
जो चले गए। नाउ यस, टाइप्स ऑफ डिमांड। सो डिमांड एनालिसिस के कौन से टाइप है डिमांड में? एक है डायरेक्ट डिमांड। अब ये डायरेक्ट डिमांड क्या होता है सर? अरे बच्चों, डायरेक्ट डिमांड मतलब ऐसा प्रोडक्ट का डिमांड जो डायरेक्टली कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। सो इट इज डिमांड बाय कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। अभी मैं कपड़े मांग रहा हूँ, आई वांट क्लोथ्स, क्योंकि उससे डायरेक्टली मेरी वांट सेटिस्फाई होती है। तो ये हो गया डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, सो जो कस्टमर मांग रहा है खुद के कंजम्पशन के लिए, दैट इज डायरेक्ट डिमांड। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड, ओके। सो इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है? ऐसे डिमांड, मतलब उसको दूसरा नाम डिराइव डिमांड भी है। सो डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ऐसे गुड्स की डिमांड जिसका यूज करके फर्दर प्रोडक्शन होने वाला है। ओके, फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर वर्कर्स इन शुगर फैक्ट्री। अभी मुझे वर्कर्स चाहिए शुगर फैक्ट्री में, किस लिए? उनको काम पे लगा के उससे शुगर प्रोड्यूस करूंगा और वो शुगर मैं किसी को बेचूंगा। जो शुगर है ना, वो डायरेक्ट डिमांड है, क्योंकि कंज्यूमर को चाहिए खुद के लिए। अभी कंज्यूमर ने बोला कि मुझे शुगर फैक्ट्री मतलब मुझे लेबर ला के दो, ऑफ कोर्स नहीं, उनको लेबर नहीं चाहिए, लेकिन लेबर का यूज करके, यूटिलाइजेशन करके, उनसे काम करवा के नेक्स्ट फर्दर प्रोडक्शन करके जो गुड्स बनेगा वो डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन फिलहाल वर्कर्स चाहिए, ये इनडायरेक्ट डिमांड है। ओके, सो विच इज नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। नेक्स्ट, थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, ऐसी डिमांड जो जॉइंटली होती है, दो चीजें साथ में डिमांड की जाती है। ओके, वो भी एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए। मुझे चाय पीना है, भाई चाय पीना है तो भाई उसके लिए चाय पत्ती भी लगेगी, दूध भी लगेगा, वाटर भी लगेगा, शुगर शक्कर भी लगेगी, और ये सब चीजें लगेगी। ये सब चीजें मिलके फिर चाय बनेगा। तो ये सब चीजें चाहिए एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए, जो है चाय पीना। ठीक है ना, एक वांट सेटिस्फाई करने के लिए इतनी चीजें साथ में डिमांड की, दैट इज जॉइंट डिमांड। नेक्स्ट इज कंपोजिट डिमांड। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो आपके लिए मैराथन बैच में इससे थोड़ा स्लो और उससे ज्यादा डिटेल में दिया गया है। बट ऑफकोर्स ये फास्ट ट्रैक के हिसाब से स्पीड मेंटेन किया जा रहा है। बट फिर भी अगर आप लाइव देख रहे हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, या अगर आप रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कर रहे हो तो आप लेक्चर के बाद भी आप डेफिनेटली डाउट के लिए आप अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, नाउ कंपोजिट डिमांड। सो ऐसे डिमांड और कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस। ऐसे कोई कमोडिटी ऐसे होते हैं जिसके मल्टीपर्पज बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि लाइट। अभी अगर लाइट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो ऑफ कोर्स अभी जो इतने ब्राइटनेस में मैं बैठा हूँ, ये जो लाइट है इसके लिए भी लग रहा है। फैन चल रहा है, नहीं मतलब अभी फिलहाल ठंडी है, बट फैन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप अभी मोबाइल पे लेक्चर देख रहे हो तो डेफिनेटली वो चार्ज किया आपने, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो ये बहुत सारे यूजेस है इलेक्ट्रिसिटी के। तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज है जिसके मल्टी यूज है, तो वो हो गया कंपोजिट डिमांड। ओके, एंड नेक्स्ट इज लास्ट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड, अब ये क्या होता है? विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। मतलब जैसे चाय कॉफी, दीज आर कॉम्पिटिटर्स ना, चाय पियेंगे तो कॉफी पियेंगे, तो इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड। भाई शुगर और जैगरी है, तो शुगर घर में होगी तो वो यूज करेंगे, नहीं रहेंगे तो जैगरी यूज करेंगे, तो दे आर सब्सटीट्यूट, तो इनकी डिमांड कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, नेक्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट्स। अब ये डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स मतलब बेसिकली वी कैन से किस चीज पे डिमांड डिपेंड है, विच आर द फैक्टर्स ऑन विच डिमांड इज डिपेंड, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। उसमें फर्स्ट है प्राइस। दोस्तों आप ही समझ जाओगे मेरे एग्जांपल से। इफ द प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स, एंड इफ द प्राइस फॉल्स, द डिमांड ऑफ कोर्स, यस डिमांड बढ़ जाएगी भाई। सो व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, दे परचेज प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज। अरे नहीं सॉरी, गलत सेंटेंस मैंने कंबाइन कर दिया। सो कंज्यूमर प्रेफर टू परचेज प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन प्राइसेस आर लेस। सो प्राइसेस जब लेस रहेंगे तब डिमांड हाई रहेगी। दे परचेज अ प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटी व्हेन प्राइसेस इज हाई। जब प्रोडक्ट की प्राइस हाई है, प्राइस जितनी ज्यादा रहेगी डिमांड डेफिनेटली कम हो जाएगी। सो प्राइस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसपे डिमांड डिपेंड है। ओके, सो प्राइस का और डिमांड का थोड़ा इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट,
इनकम, भाई आपको क्या लगता है बच्चों, इनकम अगर हमारा बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ेगी। यस एग्जैक्टली, डिमांड ज्यादा रहेगी। सो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइज इन इनकम लीड टू राइज इन डिमांड। जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा डिमांड रहेगा। अगर अपनी कमाई है ही नहीं तो अपन ज्यादा डिमांड क्यों करेंगे? इनकम फॉल्स, डेफिनेटली डिमांड भी कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं डिमांड खत्म हो जाएगा, डिमांड कभी खत्म नहीं होता, बट कंपैरेटिवली डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो इनकम ये भी एक फैक्टर है जिस पर डिमांड डिपेंड है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब ऑप्शनल गुड्स वी कैन से, जैसे कि चाय और कॉफी। भाई आई एम नाइदर टी लवर नॉर कॉफी लवर, मैं चाय कॉफी मैंने आज तक नहीं पी, इसलिए भाई आपके जो भावना है वो यहाँ पे एकदम अटैच मत करो, नहीं हो चाय वाले चाय पियेंगे वो बाजू में रख दो, एग्जांपल समझ लो। चाय और कॉफी दीज आर द सब्सटीट्यूट गुड्स। तो इन केस द प्राइस ऑफ द टी राइजेस, अगर चाय महंगी हो गई पीपल विल शिफ्ट टू कॉफी, कॉफी पिएंगे। ओके, और अगर बात करें हम कॉफी की प्राइस अगर बढ़ गई तो पीपल विल शिफ्ट टू चाय, टी ज्यादा पिएंगे। ठीक है, सो ये हो गया सब्सटीट्यूट। मतलब सब्सटीट्यूट गुड्स जो है उसके प्राइस पे भी डिपेंड है कि हमारी डिमांड कितनी रहेगी। मान लो कॉफी की प्राइस कम हो गई तो साला बैठे बैठे चाय वाला, हम चाय वाले हमारी प्राइस कम हो गई, सॉरी डिमांड कम हो गई। क्यों? बिकॉज कॉफी सस्ती हो गई तो पीपल नाउ प्रेफर टू ड्रिंक कॉफी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। ओके, सी, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो साथ में यूज किए जाते हैं, जॉइंट गुड्स। ठीक है, सो जैसे कि कार एंड फ्यूल, अगर फ्यूल की प्राइसेस ऐसे ही बढ़ती रही, अभी 110 तक पेट्रोल पहुंच गया है, ऐसा करते करते 150-200 रुपए अगर पेट्रोल हो गया तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से पेट्रोल की जो व्हीकल्स है, पेट्रोल कार्स है, पेट्रोल व्हीकल्स, तो उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है पेट्रोल, भाई कार तो एक बार लेनी है लेकिन पेट्रोल तो रोज डालना है, पेट्रोल महंगा है तो कार नहीं लेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उस पर भी डिपेंड है कि अपना डिमांड कितना रहेगा। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट है कैसा, मतलब एकदम नेसेसिटी है या फिर ऐसे मतलब आयश वाली बात है। नेसेसिटी अगर है तो वो हम लेने वाले, अगर नमक खत्म हो गया, मैं लेने गया वहां पे 12 रुपए एमआरपी लिखी, लेकिन वो बोल रहा है लास्ट वाली बच्ची 15 में लेना है तो ले ले, तो निकल। मैंने बोला क्या बात करने का तरीका है क्या? फिर भी एंड में बोला ठीक है 15 ले ले। क्यों? क्योंकि घर पे नेसेसिटी भाई, उसके सिवा काम नहीं होगा। ठीक है, अगर दूसरी कोई चीज होती है मैं उसको बोल के आता था नहीं चाहिए तेरा, रख तेरे पास, लेकिन एटीट्यूड का उसको नहीं था क्योंकि नेसेसिटी वाला गुड्स था। ठीक है, लग्जरियस कोई गुड्स होता तो बात अलग है, आप पोस्टपोन भी कर देते प्राइस बढ़ने की वजह से। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है बीपी कंट्रोल करने की मेडिसिन, ज्यादा प्राइस मिल रही फिर भी हम लेने वाले। नेक्स्ट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन का तो सिंपल सा फंडा है यार, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड, बढ़ेगा। यस, हाई पॉपुलेशन हाई डिमांड ऑफ कोर्स, एंड अपोजिट भी, स्मॉलर द साइज, पॉपुलेशन जितना स्मॉल रहेगा तो डिमांड भी उतना कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, भाई मार्केट सब एक्सपेक्टेशन पे चलता है भाई। अभी मैंने स्टॉक करके रखा, बहुत गुड्स का स्टॉक करके रखा, क्यों? अपने को पता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो आज स्टॉक करके रखा मतलब आज तो डिमांड बढ़ गया ना। क्यों बढ़ गया? बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यूचर में प्राइस राइज होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन के वजह से फ्यूचर में प्राइस राइज होगा, ये एक्सपेक्टेशन के वजह से प्राइस बढ़ गए ना, सॉरी डिमांड बढ़ गया, इसकी वजह से डिमांड बढ़ गया। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है इसकी वजह से भी डिमांड कम ज्यादा होता है। अगर मुझे पता है फ्यूचर में प्राइस कम होने ही वाला है तो मैं आज क्यों लूंगा? ये उल्टा मैं आज खरीदने गया था, मैंने पोस्टपोन कर दिया, मुझे आज नहीं लेने का, जब प्राइस कम होगी तब लेंगे। समझ रहे? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो होती है प्राइस के, उस पर भी डिमांड डिपेंड होता है। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। दोस्तों जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट रहेगा
उतना ज्यादा डिमांड भी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर डबल एडवर्टाइजमेंट किया तो डायरेक्ट डबल कस्टमर आएंगे, ज्यादा भी बेनिफिट हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट जितना ज्यादा रहेगा उसकी वजह से डिमांड बढ़ता है। कॉस्मेटिक, टूथब्रश, ये सब उस पे तो चल रहा है। नेक्स्ट, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। देखो भाई, बात ऐसी है, जो चीज अपने को पसंद है वो पसंद है, साला अपन लेने ही वाले। हैबिट है, अभी जिसको चाय पीने की हैबिट है, कहीं पे घूमने गया वो बाहर गया और उसको बोला गया वहां पे 25 रुपए में चाय, ठीक है भाई दे दे। हम तो 5 रुपए वाली पीते हैं, लेकिन क्या करे, दे दे भाई 25 वाली तो 25 वाली। आदत से मजबूर, नहीं तो भाई अपना हेडेक हो जाएगा। ओके, सो बहुत बार टेस्ट, हैबिट या कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस होता है, फैशन होती है, फैशन वाली जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड में कुछ चीज एकदम झुकेगा ना, ऐसा कुछ आ गया एकदम पुष्पा वाली स्टाइल में, कुछ आ गया भाई नया नया है, ट्रेंड में है, तो भाई उसका प्राइस ज्यादा रहा तो भी लोग लेंगे, पुष्पा। लेकिन अगर 5 साल के बाद अगर कोई आया और बोलेगा पुष्पा, मेरे को नहीं पता भाई पुष्पा क्या है, आउट ऑफ फैशन वाला प्रोडक्ट है, तो आउट ऑफ फैशन अगर निकल गया है तो डेफिनेटली प्राइसेस उसके बहुत कम, मतलब डिमांड कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, लेवल ऑफ टैक्सेशन। भाई टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट होता है दोस्तों, जितना टैक्सेशन जाता रहेगा प्रोडक्ट उतना महंगा हो जाएगा। जस्ट इमेजिन 1 लाख की कार थी और उस पर अगर 28% जीएसटी लगा दिया, तो 1 लाख पे 28%, जो 28,000 होता है, मतलब 1,28,000 में हो गई कार, जो 1 लाख में मिल रही थी, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट होगा डिमांड पे। तो हायर द लेवल ऑफ टैक्सेशन, लोअर विल बी द डिमांड। तो टैक्सेशन की वजह से डिमांड कम हो जाएगी। बट ऑफकोर्स टैक्सेस अगर कम कर दिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करने हैं, तो टैक्सेस कम कर दिए गवर्नमेंट ने, टैक्सेस कम कर दिया तो ऑफकोर्स इनडायरेक्टली प्राइसेस भी कम हो गए, और प्राइसेस कम हो गए तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ जाए। नेक्स्ट, अदर फैक्टर्स, बाकी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंजेस वगैरह दिए हुए। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, यस, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, लॉ ऑफ डिमांड। मतलब ये स्टेटमेंट आपको याद रखना ही रखना है, कुछ भी हो जाए ये स्टेटमेंट भूलने का स्कोप ही नहीं है। ठीक है, पहले तो नाम याद रख लो, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, जिन्होंने बुक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम का 1890s में। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए भाई, जिसमें से एक काम है स्टेटमेंट ऑफ लॉ, उन्होंने दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, आपको वर्ड टू वर्ड एक एक चीज याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. Okay, so प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला हुआ है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, तो ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मैं आपके चार्ट में कैसे लिख रहा हूँ वो आप देखो। ठीक है, higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded. So higher the price, smaller is the quantity, और आगे दिया है smaller is the quantity, lower the price of commodity, lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. Yes, तो आपको ये वर्ड के साथ याद रखना, इंक्रीज डिक्रीज हाई लो ऐसे वर्ड भी यूज मत करना। सेम यहाँ पे क्या था भाई, हाइयर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, lower is the price of lower is the price of commodity, larger is the quantity demanded. ठीक है, ये चारों के चारों वर्ड ऐसे के ऐसे याद रखना। सो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ लॉ। स्टेटमेंट ऑफ लॉ बोलता है dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। डी बोले तो डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। ओके, एक्स कमोडिटी की जो प्राइस है उस पर डिपेंड है डिमांड कितना रहेगा। ओके, नाउ इसमें सबसे पहले दिया हुआ है assumptions, लॉ ऑफ डिमांड के assumptions। assumptions of law of demand। ओके, उसमें फर्स्ट कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। देखो भाई, जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा ऑब्वियसली मेरी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इनकम इतना बढ़ गया कि मैं ज्यादा खरीद रहा हूं।
लेकिन लॉ तो फेल हो जाएगा। लॉ बोलता है प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम होना चाहिए था। लॉ फेल ना हो इसलिए पहले एज्यूम किया है इंस्टेंट, सॉरी इंस्टेंट नहीं, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम शुड बी मेंटेन। नेक्स्ट, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, नो चेंज इन पॉपुलेशन। सी, पॉपुलेशन का भी अभी कुछ देर पहले हमने देखा, ऑफ कोर्स हायर विल बी द पॉपुलेशन, हायर विल द डिमांड। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इनका कहना है वो एज्यूम करो कि कोई चेंज नहीं है, पॉपुलेशन जितनी थी उतनी ही है। वी हैव टू एज्यूम दिस। ठीक है, ना साइज में चेंज ना कंपोजिशन में चेंज, मतलब पॉपुलेशन जितने लोग थे उतने ही है और उसमें से कंपोजिशन भी चेंज नहीं हुआ। मतलब पहले मान लो कि सीनियर सिटीजन सिर्फ 30% था, सीनियर सिटीजन 40 तक का हो गया, वो भी नहीं, वो भी 30 के 30 मेंटेन है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मतलब वी कैन से ऑप्शनल गुड्स जो है उसकी प्राइस चेंज नहीं होगी, एज्यूम्ड। क्योंकि हमने देखा ना यार, जब कॉफी सस्ती कर देते हैं तो हमारा जो चाय है उसका डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ऑटोमेटिक, क्योंकि लोग शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए एज्यूम किया कि सब्स्टिट्यूट गुड जो है उसके प्राइस में भी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बाद आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, क्या वो भी दे दिया। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आल्सो डज नॉट चेंज, वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस सेम रहेगा। ओके, सो इट रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल इफेक्ट फॉर द अदर। क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर पेट्रोल की प्राइस चेंज हो गई तो ऑफ कोर्स उसका इंपैक्ट कार के डिमांड पे कहीं ना कहीं होगा। ओके, इसलिए जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसके डिमांड में भी, मतलब उसके प्राइस में भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, ये एज्यूम करना है। नेक्स्ट, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। ओके, सो फ्यूचर के बारे में नो एक्सपेक्टेशन। अभी हमने देखा ना यार, अगर मुझे लग रहा है प्राइस बढ़ेगा तो मैं ज्यादा बाय करके रखूंगा, मुझे लग रहा है प्राइस कम होगा तो मैं बाय ही नहीं करने वाला, पोस्टपोन कर दूंगा या फिर सेल कर दूंगा ज्यादा प्राइस पे, ये सब होता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन कुछ है ही नहीं, ऐसा हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस। ओके, टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंस, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है, अगर मेरा टेस्ट चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली प्राइस का कुछ लेना देना नहीं, मेरा डिमांड तो चेंज हो ही जाएगा। प्राइस अप हुआ डाउन हुआ, मान लो मैं पहले मैगी खाता, मैं मैगी सस्ता हो गया, 5 रुपए वाला मैगी 2 रुपए में, लेकिन मैंने मैगी खाना ही छोड़ दिया तो मैं खाने नहीं वाला। लॉ फेल हो गया। लॉ क्या बोलता है, प्राइस कम हो तो मैंने ज्यादा खाना चाहिए था, लेकिन लॉ फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा टेस्ट चेंज हो चुका है। इसलिए इट इज एज्यूम्ड, एज्यूम किया जाता है कि टेस्ट प्राइस, सॉरी टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस चेंज नहीं होने वाला। नेक्स्ट, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन का भी इंपैक्ट होता है, तो इसमें भी नो चेंज। टैक्सेस अगर बढ़ गए तो प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस अगर बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए एज्यूम किया है टैक्स चेंज होना चाहिए। उल्टा भी होता है, टैक्स कम भी होते हैं तो टैक्स कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। सो टैक्स एज्यूम टू बी नॉट चेंज, टैक्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है। डिमांड शेड्यूल जो हमने पहले भी देखा हुआ है, कोर्स कोई भी प्राइसेस ले सकते हो। यहाँ पे देखो आप, प्राइसेस कंटिन्यूसली कम हो रही है तो डिमांड बढ़ते जा रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, बस वो रिलेशनशिप मेंटेन रखना है, इनवर्स रिलेशनशिप, और नीचे वही मेंटेन करना है। शेड्यूल के बाद वही वही सॉरी एक्सप्लेन करना है। सो एक्सप्लेन क्या करेंगे, एज वी कैन सी इन द टेबल, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 50 द डिमांड इज ओनली 1, व्हेन द प्राइस फॉल्स टू रुपीज 40 डिमांड इंक्रीजेस rises to 2 यूनिट 2 kgs, या फिर kg है, यूनिट है, जो भी है। तो ये बस एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, और उसी का कर्व ड्रॉ कर दिया, ये बनता है डिमांड कर्व। सो डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, ये अलग अलग कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देखी हुई है, वही यहाँ पे, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इवन अगर आपको 8 मार्क के लिए पूछा है लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द assumptions या फिर एक्सेप्शन, कुछ ना कुछ तो पूछा जाएगा।
लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ एजम्पशन या फिर एक्सेप्शन भी पूछा जाएगा, तो आपको एक्सप्लेनेशन में आंसर की साइज मार्क्स का वेटेज देख के आपको डिसाइड करना है। वेटेज ज्यादा है तो फिर आपको ऑफकोर्स डिटेल में बताना है, डिमांड को पूरा लॉ ऑफ डिमांड बताना है, कर्व शेड्यूल कर्व ये बताना है, उसके बाद एजम्पशंस या फिर एक्सेप्शंस लिखने हैं। ओके, सो वेटेज के हिसाब से आपको ऑफकोर्स आंसर उनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड में ये थे अब तक assumptions। ये है अब हम देखने वाले हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन बोले तो अरे नाम से समझ रहा है, एक्सेप्शन बोले तो जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड जहां पे फेल हो जाता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। सो लॉ ऑफ डिमांड कहां पे एप्लीकेबल नहीं है? अरे भाई ऐसा डिमांड कर्व जो एक्सेप्शनल होता है, मतलब नॉर्मली डाउनवर्ड होता है ना, लेकिन अगर अपवर्ड डिमांड कर्व है, मतलब देखो प्राइस बढ़ती जा रही है फिर भी डिमांड बढ़ती जा रही है, ये एक्सेप्शनल डिमांड कर्व जो है इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, जहां पे अपवर्ड लेफ्ट से लेकर राइट तक, लेफ्ट से लेकर राइट तक अपवर्ड मूवमेंट है, सो दैट इज डिमांड कर्व का पॉजिटिव स्लोप है। अपवर्ड मतलब पॉजिटिव ना, सो पॉजिटिव स्लोप है, देन वी कैन से कि एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। तो उसमें फर्स्ट है गिफेंस गुड्स। गिफेंस गुड्स या फिर पैराडॉक्स लिखा होगा तो पैराडॉक्स, पैराडॉक्स। अब ये गिफन है क्या भाई? सर रॉबर्ट गिफन, रॉबर्ट, यस, सर रॉबर्ट गिफन जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था इंग्लैंड में ब्रेड और मीट का एग्जांपल। ओके, ये ब्रेड है और दूसरा है मीट। सो जब ऑब्जर्व किया कि प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन, ब्रेड की प्राइस डिक्लाइन होगी, तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होना चाहिए था? ब्रेड का डिमांड बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रेड का डिमांड नहीं बढ़ा तो लोग क्या करने लगे, ब्रेड उन्होंने बाय नहीं किया, उससे जो पैसे बचे ना वो पैसे से उन्होंने प्रेफर किया कि हम सुपीरियर चीज लेते हैं, दैट इज मीट। तो मीट में हम ज्यादा पैसे डालते हैं, मतलब वो महंगी चीज है ना, तो पैसे बचा बचा के मीट खरीदेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड तो फेल हो गया। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जाए तो जैसे मीट ब्रेड का प्राइस कम हुआ तो ब्रेड का डिमांड बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज का कुकर नहीं रहे, प्रेस्टीज गुड्स मतलब स्टेटस वाले गुड्स। ओके, सो प्रेस्टीज गुड्स में क्या होता है? स्टेटस वाली बात होती है ना, तो स्टेटस में जितना महंगा उतना ज्यादा अच्छा ना भाई। अभी अगर मैं बताऊं कि हमने घर लिया 50 लाख, या फिर मैं बताऊं हमने घर बनाया 2 करोड़ का, तो ज्यादा स्टेटस किसमें है? ऑफकोर्स 2 CR। ठीक है ना, तो प्रेस्टीज गुड्स में मैं जितने महंगे गुड्स लूंगा, मतलब जितने ज्यादा प्राइस है उसकी, उतना ज्यादा डिमांड रहेगा, बिकॉज वो स्टेटस सिंबल की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन, ओके, स्पेक्यूलेशन में क्या दिया है? जब पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ने वाला है, मतलब मान लो मैं कोई चीज खरीदने वाला था, मुझे पता चला कि प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, प्राइस बढ़ने वाला है तो भी मैं गुड्स खरीद रहा हूं, मतलब प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है, मान लो 10 रुपए की चीज अभी 13 रुपए में मिल रही है, फिर भी मैं ले रहा हूँ। सर क्यों? प्राइस बढ़ गई तो आपने कम लेना चाहिए। मैं इसलिए ले रहा हूँ बेबी बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग फर्दर राइज इन द प्राइस। मुझे लग रहा है कि ये प्राइस 20 तक जाएगा, इसलिए 13, 10 का 13 हो गया, फिर भी मैं ज्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग फर्दर राइज। और एग्जैक्टली अपोजिट, सपोज 10 रुपए की चीज अभी 7 रुपए में मिल रही, फिर भी मैं नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि फर्दर फॉल, और भी प्राइस कम होगी तब लेंगे। सो मैं 7 रुपए पे मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ये है स्पेकुलेशन, इसकी वजह से भी लॉ फेल होता है, दिस इज एक्सेप्शन। नेक्स्ट इज प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन, प्राइस इल्यूजन बोले तो एक माइंडसेट है, जितना ये इतना महंगा है, क्या बात कर रहा, 400 रुपए की कॉफी एकदम बढ़िया होगी, मतलब इसमें कुछ तो अलग होगा, ये माइंडसेट होता है ना, इससे बोलते हैं प्राइस इल्यूजन। भाई 40 रुपए में कॉफी मिलती है, 400 में क्यों दे रहा है, इसमें क्या अलग है, कुछ तो होगा, कुछ ऐसा डालते होंगे, कुछ ऐसा मसाला होगा, क्या पता वो फॉरेन से दूध लाते होंगे, क्या करते होंगे क्या पता यार, लेकिन जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। ब्रांडेड प्रोडक्ट के बारे में यही होता है, जितना एक्सपेंसिव है ना, जितना ज्यादा एक्सपेंसिव, जितना ज्यादा प्राइस है उतना ज्यादा लेते हैं लोग, क्योंकि लगता है कि ये बहुत तगड़ा होगा, भारी होगा, कुछ तो ऐसा होगा, इतना पैसा लेते तो। ठीक है, नेक्स्ट इज इग्नोरेंस।
इग्नोरेंस भी एक रीजन है। इग्नोरेंस के केस में इग्नोरेंस के केस में जिसको मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, मतलब अभी मुझे घर वालों ने, मतलब मम्मी ने भेज दिया एक दिन, जा मार्केट में जाके साड़ी खरीद के ला वाइफ के लिए। अबे भाई मम्मी ने ऑर्डर दिए तो लाना पड़ेगा। मैं गया साड़ी खरीदने गया वहां पे। चॉइस तो आती नहीं, पहली बात तो लेडीज के सिवा जाना बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर भी भेज दिया तो गया। तूफानी आज कुछ तूफानी करते हैं। वहां पे गया, मैंने साड़ी देखा, मुझे अच्छी लगी। तो उन्होंने बताया कितने की, मैं पूछा तो इस सेट की 1500 की। मैंने बोला ठीक है पैक कर दो, ये लो 1500 लेके आया। जब घर पे लाई तो मम्मी ने बताया अरे तेरे को दिमाग ही नहीं है, तेरे को पता ही नहीं है 700 रुपए में मिलती है साड़ी। ऐसे भी मम्मी के आगे सब कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, 1500 रुपए होने के बावजूद मैं खरीद लाया। रीजन क्या था? इग्नोरेंस। बिकॉज आई डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दैट मार्केट। उस चीज के बारे में कितनी प्राइस होनी चाहिए, कितनी नॉर्मल प्राइस कितनी होती मुझे वो भी नहीं पता, इसलिए मैं खरीद लाया। सो दिस इज द रीजन, इग्नोरेंस। नेक्स्ट इज हैबिचुअल गुड्स। मुझे तो तेरी लत लग गई। अरे ये मैं किसी एक्ट्रेस को नहीं बोल रहा हूँ यार, गाना नहीं गा रहा हूँ मैं, हैबिट के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस चीज की हमें आदत लग जाती है वो चीज तो चाहिए ही चाहिए। ये वाली बात करो या फिर ये वाली बात करो, अरे चाय हो या वाइन, जो भी है आदत तो बुरी होती है। और जिस चीज की आदत लग जाए उसके लिए आदमी पैसे देने के लिए रेडी होता है। ओके, अगर अभी भी कुछ इसमें डाउट होगा तो संजू मूवी वगैरह देख लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे प्राइस का लॉ फेल हो जाता है। प्राइस बढ़ने के बावजूद भी आदमी खरीदता है बिकॉज ऑफ हैबिट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेरिएशन इन डिमांड। यस, देखते हैं वेरिएशन क्या है। यस, सो वेरिएशन इन डिमांड। बच्चों वेरिएशन और चेंज अलग है, इसलिए ठीक से समझो। वेन द डिमांड फॉर कमोडिटी फॉल्स और राइज, एक तो डिमांड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है? ड्यू टू चेंज इन द प्राइस अलोन, प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने के वजह से डिमांड अप या डाउन हो रहा है, उसे बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। ओके, सो वेरिएशन का मतलब क्या? डिमांड अप और डाउन, डिमांड फॉल्स और राइज। व्हाई? ड्यू टू प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से जो भी हो रहा है, प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से हो रहा है, डिमांड कम या ज्यादा, उससे बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड। ठीक है, सो उसमें भी दो टाइप है, एक्सपेंशन। उसमें फर्स्ट इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ओके, एक्सपेंशन में क्या देखो, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, क्यों बढ़ा? ड्यू टू फॉल इन द प्राइस अलोन, क्योंकि प्राइस कम हुआ। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड अगर राइज हुआ तो उसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब ये नॉर्मल कर्व ना, ऐसे भी तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही होता है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो अभी यहाँ पे एरोज कैसे, देखो एरोज एक्सपेंशन है ना, तो देखो प्राइस प्राइस कम हो गई, मतलब P और P1, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस कम हो गई। ये डॉटेड लाइन मतलब न्यू वाली लाइन होती है। ठीक है, ये हो रही एक्चुअल सिचुएशन और ये न्यू वाली सिचुएशन। तो डॉटेड लाइन में आप देख सकते हो P1 ये प्राइस हो गई, मतलब प्राइस फॉल हो गई, तो डिमांड शिफ्ट हो गई Q से Q1 पे, मतलब डिमांड बढ़ गई। दैट इज एक्सपेंशन इन डिमांड। आप देखोगे ना आगे एक्सपेंशन के बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो उसमें आपको डायग्राम सेम दिखेगा। लेट मी शो यू द डिफरेंस प्रॉपरली। कॉन्ट्रैक्शन, हाँ, तो एक्सपेंशन में लिखना था कि भाई क्वांटिटी डिमांडेड जो है, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, व्हाई? ड्यू टू फॉल इन प्राइस। ओके, एग्जैक्टली अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन है, इट रेफर्स टू फॉल इन डिमांड। डिमांड कम हो गया, क्यों हुआ? ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन, सिर्फ प्राइस बढ़ गई उसकी वजह से। तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, सो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कम हो गया, रीजन था सिर्फ और सिर्फ प्राइस। बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, बाकी चीजों का कोई रोल नहीं है। डिमांड कर्व मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सर डिमांड कर्व अपवर्ड जा रहा है, डायग्राम तो डाउनवर्ड दिख रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, कर्व तो सेम है लेकिन मूवमेंट कैसा हुआ है वो देखो ठीक से। अभी अब कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है ना, कॉन्ट्रैक्शन में देखो प्राइस P से लेकर P1 पे आ गया, एरो देखो एरो चेंज हो गया, मतलब ये तो सेम है डायरेक्शन,
पी और P1 नाम भी चेंज हो गया, P और P2। और आप देख सकते हो डॉटेड वाली लाइन ऊपर की है क्योंकि अभी प्राइस बढ़ रही है, तो प्राइस बढ़ गई, इसकी वजह से डिमांड Q से Q2 पे मतलब कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट चेंजेस इन डिमांड। नॉर्मली वेरिएशन और चेंज ये वर्ड हम सिनोनिम्स जैसे यूज करते हैं ना, एक ही भाई दोनों में क्या फर्क है, बट यहाँ पे तो है, वेरिएशन इन डिमांड अलग है और चेंजेस इन डिमांड अलग है। तो चेंज की अगर बात करें तो व्हाट इज मीन बाय चेंज इन डिमांड? सी, व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, डिमांड एक तो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, क्योंकि अदर फैक्टर में चेंज हो रहा है, एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस छोड़ के कोई तो भी फैक्टर है जिसमें चेंज हुआ, उसके वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, चेंज इन डिमांड। सो डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वहां पे वर्ड कैसा यूज किया था? राइज फॉल, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज। क्यों? ड्यू टू प्राइस, नहीं यार, प्राइस छोड़ के कुछ है, प्राइस नहीं, वी कैन से अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स। प्राइस रिमेन कांस्टेंट बट अदर फैक्टर्स में कुछ तो भी चेंज हुआ जिसकी वजह से प्राइस चेंज हुई, वी कैन कॉल इट एज चेंज इन डिमांड। चेंज में भी दो टाइप है, फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। ओके, इंक्रीज इन डिमांड में क्या? इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है लेकिन क्यों? ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन, कुछ तो हुआ भाई, एक तो शायद से टेस्ट चेंज हो गई, या फिर इनकम चेंज हो गया, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गए, कुछ तो हुआ है, बट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पे डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व है वहां पे मूवमेंट नहीं हो रही है। अगर आपको याद होगा अभी अभी हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, दैट इज वेरिएशन इन डिमांड। तो वेरिएशन में क्या था? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन कर्व या फिर अपवर्ड मूवमेंट ऑन कर्व। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सपेंशन डाउनवर्ड मूवमेंट था और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट था ऑन द सेम कर्व, लेकिन यहाँ पे कर्व पे मूवमेंट नहीं है, डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, डिमांड कर्व डायरेक्ट शिफ्ट हो रहा है राइट साइड। आप देख सकते हो डिमांड कर्व, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व डीडी वाला, ये वाला ओरिजिनल डिमांड कर्व, और ये वाला नया डायरेक्ट शिफ्ट हो गया कर्व, सेम कर्व में चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस देखो आप, प्राइस देखो यहाँ पे प्राइस का कोई संबंध नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है, ये पूरा लाइन स्ट्रेट है, प्राइस कांस्टेंट है, बट ये जो डिमांड है डी से डी1 पे शिफ्ट हो गया, इवन दो प्राइस से, प्राइस सेम होने के बाद भी डिमांड बढ़ गया, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। अदर फैक्टर्स को जैसा लास्ट कंसेप्ट इज डिक्रीज इन डिमांड। ओके, सो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया ड्यू टू, आई कैन से फैक्टर्स फेवरेबल हो गए, फैक्टर्स बढ़ गए ऐसा भी नहीं बोल सकते, बट प्राइस का संबंध नहीं, ये बात तो कंफर्म। और डिक्रीज में क्वांटिटी कम हो गई, क्वांटिटी डिमांड कम हो गई क्योंकि कुछ फैक्टर्स में प्रॉब्लम हुआ होगा, इसमें प्राइस का तो कोई संबंध नहीं। ठीक है, प्राइस का कोई रोल नहीं है। सो इट रेफर्स टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस, कुछ तो हुआ, फॉर एग्जांपल टेस्ट चेंज हो गया, हमारा टेस्ट ये रहा ही नहीं, अभी हम वो चीज कंज्यूम ही नहीं कर रहे, क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? डिमांड कर्व अगेन शिफ्ट, डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। सो आप देख सकते हो ओरिजिनल डिमांड कर्व ये वाला डी, लेकिन डिमांड कर्व डायरेक्टली लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट होने के बावजूद प्राइस डिमांड कम हो रहा है, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, डायरेक्टली शिफ्ट, मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दोस्तों दिस इज एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस। ओके, सो मार्क माय वर्ड दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है ना यार, पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, मिलने चाहिए, पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, बहुत कम चीजें जो आपको रट्टा करनी है। ठीक है, सो कंसेप्चुअल है, आपको जो गिने चुने वर्ड्स वगैरह दिए हुए मैंने वो याद रख लो, और यही चार्ट अगर आप चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है केके कॉमर्स अकेडमी नाम से, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये चार्ट, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इनकेस आपने बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज यही आपको डाउनलोड करना है, सेव करना है, प्रिंट निकालनी है, तो ये पीडीएफ फॉर्म में ये चार्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट